साथियों, जय हिंद, जय जोहार, जय भीम, जय मंडल। आज हम बात करेंगे ओबीसी की जातीय जनगणना के लिए ये क्यों जरूरी है, क्या कारण है कि इस देश की मनुवादी ताकतें ओबीसी की जातीय जनगणना को लेकर के इतना डरी हुई है, इतना भयभीत है। पिछले दिनों संसद में ओबीसी समाज से आने वाले गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बयान दिया कि ओबीसी की जनगणना नहीं होगी। इससे पहले 2018 में इसी सरकार के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि 2021 में मोदी सरकार जातीय जनगणना कराएगी। मनमोहन सरकार ने भी ये वायदा किया था पार्लियामेंट में और 2011 में नहीं कराई। देवे गौड़ा जी ने, जो ओबीसी किसान समाज से आते हैं, जब वो प्रधानमंत्री थे तो कैबिनेट में एक प्रस्ताव पास कराया था कि 2001 में जातीय जनगणना कराई जाएगी, लेकिन उनकी सरकार चली गई और प्रधानमंत्री बन गए अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में जो प्रस्ताव पास किया वो ये था कि 2001 में जातीय जनगणना नहीं होगी। ये इतनी कोशिश क्यों हो रही है जातीय जनगणना को रोकने की मनुवादी ताकतों के द्वारा? कारण ये दिया जा रहा है। क्या कारण बताते हैं कि जी इससे जातिवाद फैल जाएगी। कितना हास्यास्पद है। 4000 साल से इस देश में जातिवाद है। क्या 4000 साल से इस देश में जातीय जनगणना हो रही है? 1931 के बाद, 1862 से 1931 के बीच में जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, तब हर 10 साल पर जातीय जनगणना होती थी। 1931 के बाद जातीय जनगणना नहीं हुई। 90 साल बीत चुके हैं। क्या इस 90 साल में जातिवाद कम हो गया? नहीं। असल में जातीय जनगणना जातिवाद को खत्म करने का हथियार है। ये वो तलवार है जिससे देश में जातिवाद खत्म होगा। कैसे? मैं एक डॉक्टर हूं। पिछले 50 साल, लगभग 50 साल से मैं डॉक्टरी पेशे से जुड़ा हुआ हूं। और डॉक्टरी में जब कोई बीमारी हमारे पास आती है, डॉक्टर के पास कोई रोगी आता है, तो पहला काम डॉक्टर का ये होता है उसका डायग्नोसिस, उसकी रोग के जड़ तक पहुंचना कि इस रोग की जड़ कहां है, और फिर उसका होता है इलाज यानी ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। ओबीसी जातीय जनगणना ऐसे ही है जैसे हम किसी मरीज का अल्ट्रासाउंड करा दें, कैट स्कैन करा दें, एमआरआई करा दें, एक्सरे करा दें। ये ओबीसी जातीय जनगणना समाज का एक्सरे है। इससे पता चलेगा कि कौन चंद मुट्ठी भर जातियां हैं जिन्होंने देश के तमाम धन और दौलत पर, जमीन जायदाद पर कब्जा कर रखा है। कौन वो मुट्ठी भर मनुवादी लोग हैं जिन्होंने इस देश के शिक्षा व्यवस्था पर, इस देश की शिक्षा पर कब्जा कर रखा है। इस देश में जो मान सम्मान है, इज्जत है, आबरू है, उस पर कब्जा कर रखा है। और इस देश में जो उच्च पद हैं उन पर कब्जा कर रखा है। जातिवाद मिटाने का तरीका हमें बाबा साहब ने बताया था
और ये मेरे पास पुस्तक है बाबा साहब की, जाति का विनाश। जो भाषण बाबा साहब ने लिखा और लाहौर में देना था, वो भाषण उनको देने नहीं दिया गया, और वही भाषण इस पुस्तक में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश, इस पुस्तक में वर्णन है। बाबा साहब बताते हैं कि इस देश में जातिवाद को दो चीजें पन पाती हैं। व्हाट परपिचुएट्स द कास्टिज्म इन इंडिया, जो पहला कारण है वो है एंडोगैमी, यानी कि सजातीय विवाह, अपनी ही जाति के अंदर अपना बेटा बेटी का विवाह करना। और जो दूसरा जातिवाद का कारण है, वो जो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में कुछ दुष्ट लोगों ने, बदमाशों ने, स्वार्थियों ने अपनी जाति को फायदा पहुंचाने के लिए गलत बातें डाल दी। तो बाबा साहब क्या कहते थे कि अगर आपको वाकई में जातिवाद खत्म करना है तो अंतर जातीय विवाह करवाओ, और हिंदू धर्म ग्रंथों में जो गलत बातें आ गई हैं उनको हटाओ। जो 6 लाख मंदिरों में और शंकराचार्य जैसे पदों पे एक ही जाति का हजारों सालों से कब्जा है, वो है जातिवाद। जो सुप्रीम कोर्ट में चंद मुट्ठी भर लोग 2-4 जातियों के कॉलेजियम के जरिए अपने ही परिवार के बच्चों को, भाइयों को, भतीजों को, भांजों को जज बनाते हैं, वो है जातिवाद। इस देश में अगर आप 1000 नहीं 10,000 बड़े उद्योगपति जो हैं, सबसे टॉप के अंबानी से, अडानी से लेकर के नीचे 10,000 उद्योगपति, उनकी सूची बनाओ और बताओ उसमें कितने ओबीसी के हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने पसमानदा हैं। ये है जातिवाद, धन दौलत पे चंद मुट्ठी भर लोगों का कब्जा। तो ओबीसी की जातीय जनगणना समाज का एक्सरे करेगी और बताएगी कि हमारे समाज में कहाँ बीमारी है, और उस डाटा से जो ओबीसी की जनगणना से आएगा, हमारे समाज में का जो रोग है, जो बीमारी है, जो समतामूलक समाज बनाने के बीच में अड़चने हैं, उनको दूर करने में मदद मिलेगी। ओबीसी में भी 3000 जातियां हैं। हो सकता है कुछ जातियां ज़्यादा ले जाती हैं, कुछ जातियां ऐसी हैं जो कुछ भी नहीं मिलता। अगर ओबीसी की जातियों में भी भारी फर्क है तो वर्गीकरण की बात आएगी। वर्गीकरण कैसे होगा? तमाम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो आरक्षण के मामले जाते हैं, उनमें एक ही बात निकल के आती है कि भाई आंकड़े लेके आओ। इस देश में 1931 के आधार पे 52% ओबीसी रहे, उनको आबादी के हिसाब से आरक्षण नहीं मिलता, उनको 27% मिलता है। जब 52% की बात आती है तो कोर्ट वाले कहते हैं कि भाई अपने आंकड़े तो लेके आओ। तो कोर्ट कहती है हम आपका काम करेंगे नहीं जब तक आंकड़े नहीं होंगे, और सरकार आंकड़े देती नहीं है, जातिवार जनगणना करती नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि ये सब मिली भगत है। इस देश में जो मनुवादी ताकतें हैं वो नहीं चाहते कि इस देश का जो आम नागरिक है, जो बहुजन है, जो दलित है, जो आदिवासी है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग से आता है, जो पसमानदा है, वो तरक्की करे। वो चाहते हैं कि ये शोषणकारी व्यवस्था चलती रहे, इसलिए वो ओबीसी और जातिवार जनगणना के खिलाफ है। तो साथियों, 7 अगस्त 1990 को इस देश में मंडल आयोग की रिपोर्टों को आंशिक रूप से नौकरियों में लागू किया गया, और बहुत सारे इतिहासकार बताते हैं कि ये भारत में आज़ादी के बाद सबसे बड़ी क्रांति थी। इंडिया साइलेंट रिवॉल्यूशन बोला जाता है इसको।
वो क्रांति हुई, लेकिन वो जिस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़े, इस बारे में बहुत अड़चनें डाली जाती हैं। और उसका कारण ये है कि ओबीसी समाज एक सोया हुआ समाज है। अपने हक के लिए हम बोलते नहीं, हमें बोलने की आदत ही नहीं रही। हम चुपचाप काम करने की आदत है, खेत में हल चला रहे हैं चुपचाप, वही हमारी मानसिकता बन गई चुप रहने की। हमें बोलना सीखना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी कहावत है, सब जानते हैं कि माँ भी दूध बच्चे को तब पिलाती है जब बच्चा रोता है, जब बच्चा शोर मचाता है। 13 अगस्त तक इस देश में संसद चल रही है। अगर 13 अगस्त की तारीख निकल गई तो ये मान लीजिए कि अगले 10 साल तक ओबीसी की जातीय जनगणना नहीं होगी। और ओबीसी की जब जातीय जनगणना नहीं होगी तो जो वंचना, जो डिप्राइवेशन हजारों सालों से हमारे बाप दादाओं ने, बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने झेली है, वही हमारी आगे हो सकता है 200, 400, 500 पीढ़ियों को झेलनी पड़े। हम सबका फर्ज है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए हम आज लड़ाई लड़ें। कम से कम जो डिप्राइवेशन, जो वंचना जिससे हम पीड़ित रहे, हमारी आने वाली अगली 100-200 पीढ़ियां उस वंचना से पीड़ित ना हो, वो सम्मान की जिंदगी बिता सकें, उनको अपमानित और जलील ना होना पड़े, वो सर उठा करके समाज में चल सकें। इस देश की धन और धरती में, जमीन जायदाद में, दौलत में उनको भी हिस्सेदारी मिले, उनको भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के मौके मिले, वो भी सरकार में उच्च पदों पे आए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बने। तो हमें अगले 10 दिन तक शोर मचाना है। किसी शायर ने कहा है कि ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, जीना है इस दौर में तो कोहराम मचा दो। और हमें थोड़ी बहुत कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, क्योंकि बिना कुर्बानी के बात बनती नहीं है। सोशल मीडिया पे लिखा जाए, अपने घर के दरवाजे पे 7 अगस्त को जब मंडल आयोग की सिफारिश लागू हुई तो ये किसी दिवाली से कम नहीं है ओबीसी के लिए। 7 अगस्त की शाम को, रात को 5-7 दीपक, 5-7 मोमबत्तियां अपने घर के दरवाजे पे चलाएं, थोड़ा मिठाई बांटें, और हर रोज, आज के बाद हर दिन ओबीसी की जातीय जनगणना हो, इसके लिए कुछ ना कुछ करें। अपने मोहल्ले में करें, गांव की चौपाल पे करें, अपनी गली के पास के चौराहे पे करें, जो तरीका आपको लगता है, लेकिन तरीका संवैधानिक होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए। हम बाबा साहब के मानने वाले हैं, हम संविधान पे चलने वाले हैं। हमें जो भी मांग रखनी है अपने कानूनी तरीके से रखनी है, संवैधानिक तरीके से रखनी है। और ये अगले 10 दिन मैं आपसे यही अनुरोध करने आया हूँ कि अगले 10 दिन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं कि हम इस काम को करें। मुझे आज इतना ही कहना था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से जय हिंद, जय भीम, जय जोहार, जय मंडल।